तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम एक रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने यूज़ की थी, कुछ रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट और यूट्यूब पे जो मैंने यूज़ किए थे, और मंथली प्लान आपका क्या होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, और मॉक्स कब आपको देने चाहिए और कब से स्टार्ट करने चाहिए, मॉक्स के एनालिसिस के बारे में कुछ बात करेंगे। फिर कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और आप आखिरी में बी कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ आप ये भी कर लेंगे। तो मेरा नाम है कृष्णा खन्ना, और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड कैसे कर रहा हूँ, हु एम आई, मतलब मैं क्या ये केपेबल हूँ ये करने का। तो मैं उसके लिए ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अपना नाम बता चुका हूँ, कृष्णा खन्ना, और मैं हूँ बीबीए ग्रेजुएट, नॉन इंजीनियर। तो मैंने 2023 में भी कैट दिया था और मेरा रिजल्ट उस समय काफ़ी ख़राब था, 84% आया था। ऐसे नहीं तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वही जब हम मिस्टेक्स टू अवॉइड में जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, तो मेरा सेक्शन ख़राब हो गया था। तो मतलब कैट 2023 में मेरे 84% आए थे, और लेकिन इस वाले कैट में 2024 में मेरे 99.50% आए थे। तो 84 परसेंटाइल से 99.50 परसेंटाइल काफ़ी ह्यूज जंप है। तो ये मैंने कैसे किया, 84 परसेंटाइल मेरे आए थे तो वो क्यों आए थे, और फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे 99.50 परसेंटाइल आ गए, मैंने ऐसा क्या जंप मारा, क्या मैंने ऐसा चीज़ें की, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो और मेरे पास ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता था जबलपुर में, ऑप्टस एडटेक में, और टीपी सेल में भी था, एक यहीं पे कॉलेज। तो हम आगे चलते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो हम जो एम करेंगे, हम एम करेंगे 99 परसेंटाइल या 99 प्लस परसेंटाइल के लिए। हमारा ये एम होना चाहिए, हम उससे नीचे एम नहीं करेंगे, चाहे हम फिर किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो या फिर हमारी कैसी भी प्रोफाइल हो, पर हमारा एम यही होना चाहिए। तो देखो स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारे इस एम को अचीव करने के लिए। आपके तीन सेक्शन हो जाते हैं, एक वीआरसी हो गया आपका, एक सेक्शन हो गया, एक आपका एलआरडीआई एक सेक्शन हो गया, और आपका लास्ट सेक्शन पेपर का होता है मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी भी बच्चे को 99 प्लस परसेंटाइल पे जाना है, तो एक सेक्शन उसका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो उसको वहां तक लेके जाएगा। जो मेरे केस में मेरे लिए क्या था, मैथ्स था। अगर मैं अपने इस साल के मार्क्स बताऊं जो मैंने 2024 में अचीव किया, तो मेरे मैथ्स में 40.16 है, और एलआरडीआई में 33 पॉइंट समथिंग है, 33 पॉइंट समथिंग, और वीआरसी में भी 30 पॉइंट समथिंग है। तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है वो 104 का बन रहा है। तो मेरे को जो 99 प्लस परसेंटाइल तक लेके गया था वो क्या था, मैथ्स। इसमें एलआरडीआई में मेरे अराउंड 98 परसेंटाइल ही बने थे, और बीआरसी में 96 ही थे, लेकिन मैथ्स में मेरे 99.77 परसेंटाइल थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले स्ट्रैटेजी में, कि आपका एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपका काफी स्ट्रांग हो। मेरे लिए वो मैथ्स था, किसी के लिए वो इंग्लिश हो सकता है, एलआरडीआई भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स का एलआरडीआई वो सेक्शन नहीं होता है जो सबसे स्ट्रांग हो, क्योंकि एलआरडीआई अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम नहीं बता सकते कि एलआरडीआई कब कैसा आ जाए। मतलब एलआरडीआई आने के लिए मुश्किल आ सकता है जैसे 2023 में आया था, और आने के लिए आसान भी आ सकता है जैसे 2024 में आया हुआ है। तो इस तरह की चीजें, तो आप एक सेक्शन अपना प्रिपरेशन के टाइम पे एक ऐसा बनाइए कि जो आपका बहुत स्ट्रांग हो, मतलब आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो उस पे, जैसे क्वांट्स हो गया या फिर वीआरसी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल, 40 प्लस मार्क्स आप उसमें स्कोर कर पाओ, ये वाली चीज है। तो वो आपको 99 प्लस परसेंटाइल तक लेके जाएगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। और तो वीआरसी हो गया, और एलआरडीआई हो गया, और क्यूए हो गया। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन हमारा होना चाहिए जो हमें 99 तक पुश करेगा। दूसरा ये तो था आपको पुश कौन करेगा पीछे से, लेकिन आपको पुल भी करेगा। पुल कौन करेगा, जो आपका वीकेस्ट सेक्शन होगा। जैसे कि मेरे केस में वो क्या था, मेरे केस में था वीआरसी। मैंने जब कैट 2023 में दिया था, तो मेरे वीआरसी में 74 परसेंटाइल कुछ थे, और इसने मेरा ओवरऑल परसेंटाइल खींच लिया था पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे और परसेंटाइल भी कम थे। तो यही होता है कि आपका कोई भी सेक्शन जो वीक है, आपका वीक कोई सेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मैं मान सकता हूँ आपका एक सेक्शन क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट मान लो,
या फिर आप उसमें एवरेज हो गए, ठीक है। आपको बिलो एवरेज नहीं जाना है, मतलब मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि हर सेक्शन में आपका 90+ परसेंटाइल बन जाए। हमारा एम यही रहेगा। अब पेपर में उन 2 घंटों में आप क्या करोगे, कैसे दिमाग चलेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रिपरेशन हम इसी हिसाब से करेंगे कि आपका अगर कोई वीक सेक्शन भी है, जैसे वीआरसी हो गया या एलआरडीआई हो गया, मे बी क्यूए हो गया, तो आप तब भी उसमें 90+ परसेंटाइल अचीव कर लो, तो वो आपको पीछे की तरफ ज्यादा ना खींचे। तो अगर एक सेक्शन आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे वो आपको पुश देगा, और अगर आपका वीक सेक्शन होगा उसको भी आप थोड़ा मॉडरेट लेवल तक ले आते हो, तो वो भी आपको पीछे की तरफ नहीं खींचेगा, वो आपको बैलेंस आउट कर देगा, आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम ऐसे अपने एम को अचीव करेंगे। चलते आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या रिसोर्सेज हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, किस तरह से। तो हमारे 3 सेक्शंस हैं। पहला तो वीआरसी, और फिर हमारा हो गया एलआरडीएम, और लास्ट हमारा हो गया क्यू। तो देखो, तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा और अपनी रिसोर्सेज बताऊंगा जो मैंने यूज किया। क्यूए के लिए जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, मुझे अराउंड, मैंने क्यूए तो पढ़ा तो काफी, ऐसे नहीं बोलूंगा मैंने कम पढ़ा है, लेकिन पिछले 2023 में भी पढ़ा था, और कुछ महीनों के लिए, मे बी 3 या 4 महीने के लिए, और फिर 2024 में तो अच्छे से काफी पढ़ा था। तो मैंने स्टार्ट किया था रवि सर के लेक्चर से, रोधा के लेक्चर से, और मेरे पूरा फाउंडेशन वहीं से बिल्ड हुआ है। मतलब अर्थमेटिक आप वहीं से कवर कीजिए, अर्थमेटिक आपको वहाँ पे बेस्ट मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि और टीचर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि आप किसी और टीचर का समझ आ रहा है अच्छे से, लेकिन आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सर ने काफी अच्छे से करवाया हुआ है। हाँ, ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको इधर उधर ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ से किए थे। तो आप अर्थमेटिक यहाँ से स्टार्ट करो। सर ने ज्योमेट्री A to Z करवाया हुआ है, ज्योमेट्री सर ने A to Z करवाया हुआ है, वो भी सर के चैनल पे अपलोडेड है, फ्री लेक्चर्स है, आप वो देखो ज्योमेट्री के। फिर आते हैं तीसरे एलजेब्रा पे। एलजेब्रा आपको मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एलजेब्रा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो शायद आपको ना मिले। मतलब सर ने 90% सिलेबस कवर करके रखा है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको शायद हो सकता है कि आपको, आप कभी मॉक में देखो या कहीं देखो प्रैक्टिस करते टाइम कि बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कुछ चीजें होंगी जो शायद कवर ना हो, लेकिन तब भी एलजेब्रा काफी हद तक कवर है। जो चीजें नहीं होंगी वो आपको अलग अपना ढूंढ के करनी पड़ेंगी। और फिर आता है मॉडर्न मैथ्स, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी सर ने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, पूरी तरह से कवर है। नंबर सिस्टम में भी सर ने एक एक चीज कवर की हुई है, ये भी आप वहीं से कवर कीजिए। हाँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी सर ने काफी चीजें कवर करवाई है, 20-21 लेक्चर है आई गेस, मुझे याद है जहाँ तक। तो आप ये भी वहीं से कवर कीजिए, ये पांचों लेक्चर्स आप देखिए। मतलब एक एक टॉपिक के काफी लेक्चर्स हैं, ज्योमेट्री के में भी 30-40 लेक्चर्स होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। पीएनसी लास्ट में मैंने कवर किया था, मुझे याद है 20-21 लेक्चर्स थे। ऐसे ही नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ये सब आप कवर कीजिए। अब स्टार्ट कैसे करना है, आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अर्थमेटिक से, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक टॉपिक से। अच्छा, करना कैसे है, सबसे पहले आप वीडियो से कंसेप्ट पढ़िए। सबसे पहले हमने क्या किया, वीडियो से कंसेप्ट पढ़ा। जब एक बार हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है, हमें लगता है कि हाँ हमें चीजें समझ आ गई, फिर उसको अप्लाई करो। अप्लाई कहाँ करोगे, अप्लाई करो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे, वो ढूंढो। इंटरनेट पे काफी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उस पे ढूंढो। या तो अपने फ्रेंड से किसी कोचिंग का मॉड्यूल अगर मिल जाए वो मांगो, या फिर अरुण शर्मा सर की बुक है उस वो ले लो, उसमें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी नेट पे तो वैसे काफी मटेरियल है, वरना अन अकेडमी के ही रमन सर है, अन अकेडमी के रमन सर है, वो काफी सेशंस लेते थे क्वेश्चंस के, मतलब अलग अलग टॉपिक के उन्होंने काफी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वो देखो। उसमें से पॉज करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, जब आपको लगे कि हाँ मेरा कंसेप्ट हो चुका है काफी अच्छे से। तो बेसिकली हमें मैथ्स में हमारी एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, हमें रिसोर्सेज मैंने बता दिए, आपको कवर कहाँ से करना है, पूरा रोधा से। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट कवरेज करना है वो आपको रोधा से करना है। प्रैक्टिस के लिए आप काफी जगह जा सकते हो, प्रैक्टिस आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो मैंने बताया। क्रैकू हो गया एक, क्रैकू में ये लोग, क्रैकू में मारुति सर और सयाली मैम हर साल एक वीडियो उनकी डलती है कि 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो ऐसे 3-4 साल की वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के, तो 400-500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे प्रैक्टिस के उधर से, आप वो प्रैक्टिस करो।
दूसरा मैंने बताया कि अनअकैडमी के रमन सर के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत लेक्चर्स है सर के भी। सर ने काफी आराम से, काफी अच्छे से हर एक टॉपिक के काफी लेक्चर्स करवाए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। वो पॉज करो, वो सॉल्व करो, आप इतना सॉल्व करो। और भी तब भी अगर कमी पड़ती है तो मैं और रिसोर्सेज अपलोड करता रहूंगा। मेरे चैनल पे काफी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, मैं प्लेलिस्ट और बना रहा हूँ हर एक टॉपिक की। जैसे अभी क्वाड्रेटिक की मैंने काफी हद तक बना ली है, मैं क्वेश्चंस पोस्ट करते जा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिकली कंसेप्ट आपको पूरा यहीं से कवर करते हुए चलना है। मतलब मैंने इधर से किया था और यहाँ पे काफी अच्छे वे में आपको मिल जाएगा। तो मैथ्स में यही है, कंसेप्ट पढ़ो और प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप अच्छे होते जाओगे। मतलब जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको इसमें मार्क्स बढ़ते जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में चीजें नहीं बने, लेकिन एक लेवल तक जब मेहनत करते रहोगे चीजें बनने लगेंगी। दूसरा फिर हम आते हैं एलआरडीए में। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। क्राकू के डेली टेस्ट डलते हैं, डेली टेस्ट डलते हैं, फ्री होते हैं वो, लेकिन आपको उसी दिन के टेस्ट उसी दिन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वो तीनों में होते हैं, क्यूए में भी आपको मिल जाएंगे, आपको एलआरडीआई में मिल जाएंगे और वीआरसी। तो क्यूए के डेली 5 क्वेश्चंस डलते हैं, वो आप सॉल्व करो, तो वो भी काफी अच्छी सोर्स है प्रैक्टिस के लिए। दूसरा हम आते हैं एलआरडीआई में। देखो, एलआरडीआई में कोई एक हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे हमें मैथ्स में होता है कि हाँ ये हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब ये हमारा स्पेसिफाइड सिलेबस है, इसी में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। एलआरडीआई में कोई सिलेबस नहीं है, नो स्पेसिफाइड सिलेबस, ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस इसमें नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ है और इसमें से आएगा। हाँ, मेजर कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं कि जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो गया, या फिर आपका और चीजें हो गई। पर इसमें ऐसा कोई वो नहीं है स्पेसिफिक सिलेबस कि वो आएगा ही आएगा। तो इसके लिए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें आप एलआरडीआई में आप पहले तो जो भी बेसिक तरह की पजल्स होती है, यही जो मैंने बताया कि अरेंजमेंट्स हो गई, ये सर्कुलर हो गई, और भी जितनी तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं आप वहां से स्टार्ट करो और उसको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि ये सबसे बेस आपका फॉर्म होगा। बेसिक इन द सेंस मतलब आपको पता चलेगा कि इस तरीके की एक्चुअली में एलआरडीआई में होता क्या, आपको वहां से एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि एक्चुअली एलआरडीआई में हो क्या रहा है। फिर आप ऐसे ऐसे आके डीआई में आओगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में। ये आपको थोड़ा आसान लगेगा एलआर से, तो आपको डीआई से अवगत होगा आपका दिमाग के हाँ एक्चुअल में डीआई क्या होता है। फिर आता तो पेपर में, देखो बेसिक चीजें आती है नहीं, पेपर में हायर लेवल के ही सेट्स आते हैं। फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्ट पेपर के ही सेट्स में जाओ, मतलब आप 2017 से लेके अभी तक का 2024 तक के सेट सॉल्व करो। 2017 तीन स्लॉट होते हैं और एक स्लॉट में 4 क्वेश्चन थे। इस वाले में 5 थे, हम 4 ही एवरेज मान के चलते हैं, तो एक में हो गए 12। और ये कितने साल हो गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल हो गए टोटल। तो 8 साल है और एक साल में 12 क्वेश्चन है, तो आपके टोटल 96 आपके सेट्स आपको मिल रहे हैं, 96 सेट्स हो रहे हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है ना? एक साल में 3 स्लॉट है और हर एक स्लॉट में कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है ना 3 स्लॉट में, तो 12 ना, 12, और ये 8 साल का है। और शायद पहले शायद और होते हो, पर मतलब आपके पास काफी सेट्स होंगे सॉल्व करने के लिए। ये शायद हो सकता है कि एक रफ फिगर आप मान लो कि आपको काफी सेट्स मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, मे बी 100+ हो। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, यही होगा शायद तक लेआउट। तो एलआरडीआई के लिए आप क्या करो, पहले तो आप बेसिक कंप्लीट कर लो। बेसिक भी आपको कहाँ से करना है, वो भी मैं कहूंगा कि आप रोधा के ही चैनल से कवर करो। सर ने बेसिक तो कवर कराया हुआ है, 20-21 वीडियोस हैं एलआरडीआई पे। फिर अलग अलग सेट्स के लिए आपको कहाँ से रिसोर्सेज देखनी है, पहले तो ये, पहले सबसे पहले पीवाई क्यू सॉल्व करो। पीवाई क्यू जब सॉल्व कर लोगे तो एक समझ आ जाएगा कि हाँ भाई सेट्स आते कैसे हैं। फिर जाओ आप, इसके लिए बेस्ट सोर्स है मॉक्स। जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स है आप उस पे जाओ। सीएल के मॉक्स हो गए, आईएमएस के मॉक्स हो गए, क्रैकू के मॉक्स हो गए, क्रैकू के मॉक्स हो गए और टाइम के मॉक्स हो गए। ये सब मॉक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे रेडिट पे, पुराने स्टूडेंट से मांग लेना। इनफैक्ट मेरे पास है, मैं गूगल ड्राइव की लिंक किसी दिन पोस्ट कर दूंगा अपलोड करके। तो ये मॉक्स सॉल्व करो 2021 के, 22 के, 23 के, और फिर 24 के भी मिल जाएंगे अब तो ये आप सॉल्व करो। तो इससे में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ इतने वैरायटी ऑफ सेट्स आप कर लोगे कि आपको ऐसा, आपकी स्थिति ये होगी पेपर में, हाँ भाई कि मतलब चाहे पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, मेरी
ऐसी स्थिति नहीं होगी कि मैं एक भी सेट ना कर पाऊँ। आपकी सिचुएशन होगी कि हाँ भाई, मैं कुछ ना कुछ तो पेपर में कर ही आऊँगा, ठीक है? और सिर्फ कुछ ना कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा भी परफ़ॉर्म कर सकते हो। बस एलआरडीआई में हमारा मेन फ़ोकस क्या होना चाहिए कि हम वैरायटी पे जाएँ, वैरायटी ऑफ सेट्स छुएँ। हमारा मेन फ़ोकस ये होना चाहिए हम कहीं एक वैरायटी पे, मतलब किसी को जैसे अरेंजमेंट समझ आ गया है, तो वो अरेंजमेंट जैसे ही सेट्स में फँसा हुआ है। अब वो नहीं करना है, हाँ अरेंजमेंट बनता है तो सही है, बनता है उसमें कर देंगे आएगा तो, लेकिन उसके अलावा हमें वैरायटी देखनी है, वो हमारा एम होना चाहिए। सोर्सेज मैंने बता दिए, इसके लिए सोर्सेज हमारे मॉक्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे अच्छा कोई सोर्स मेरे को एलआरडीए के लिए समझ नहीं आता है। तीसरा हम चलते हैं अपना जो वीआरसी है। वीआरसी के लिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरा सबसे वीक सेक्शन हुआ करता था, और तब भी मैंने इसमें 96 परसेंटाइल मेरे आ गए थे। तो मैं वीआरसी में क्या करता था, मुझे ना, मैं पैरा क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक वीए वाला पार्ट होता है। वीए वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था, मतलब पैरा जंबल्स हो गए, पैरा समरी हो गया, और सेंटेंस इंसर्शन हो गया, पैरा इंसर्शन हो गया, ये सारा मैं कर लेता था, तो इस ये मेरा डिसेंट था। और पहले से ही मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी। मुझे आरसी में दिक्कत होती थी क्योंकि आरसी में इंग्लिश इतनी भारी रहती थी, मैं उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता था, तो दिक्कत ये होती थी। तो फिर मैंने दूसरी चीज उसमें अपनाई, ऑप्शन एलिमिनेशन करके होती है टेक्निक्स, वो आपको मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे। तो मैंने उन सब के थ्रू सॉल्व करना शुरू किया, तो मेरा आरसी अच्छा होता गया। तो बेसिकली मैं, मुझे जो चीज काम आई मैं आपको वो बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। मैंने बस प्रैक्टिस ही की है इसमें, मैंने कोई ऐसा कुछ इसमें पढ़ने के लिए वीआरसी मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ जितनी मैं प्रैक्टिस कर सकूं मैंने प्रैक्टिस ही की है। मतलब ऐसा होता था कि दिन में मैं कभी कभी 4-4 आरसी भी कर दे रहा हूँ, कभी कभी मैं 5-5 आरसी भी कर दे रहा हूँ, इस तरीके की मेरे साथ चीजें, मतलब मैं करता था। और ऑप्शन एलिव, मतलब एक मैंने पकड़ लिया था कि मेरे को भाई, मेरे को ऐसा तो नहीं है कि मैं समझ के पूरा एकदम सही कर दूं कि हाँ 100% समझ आ रहा है, तो मुझे ये ट्रिक ही यूज करनी पड़ती थी, लेकिन इससे मेरा काफी हद तक हो जाता था। तो ऐसा मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने आर्टिकल काफी पढ़े हैं, ऐसे ऑन एसेज मैंने पढ़े हैं या फिर मैंने कुछ और पढ़ा है, मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने वीआरसी के लिए कभी कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने बस सॉल्व ही किया है जितना मैं सॉल्व कर सकता था। ये किसी के लिए हो सकता है कि हाँ किसी के लिए काम कर जाए, मे भी किसी के लिए ना काम करे। तो मैं वीआरसी में बोलूंगा कि अगर कहीं और आपको ज्यादा अच्छा कुछ मिल रहा है तो आप वो फॉलो कीजिए मेरे बजाय, अगर आपको कहीं ज्यादा कोई अच्छा बता पा रहे हैं जिसका समझ आ रहा है। तीसरा आते हैं मंथली प्लान्स और मॉक्स। पहले हम मंथली प्लान डिस्कस कर लेते, फिर हम मॉक्स में जाएंगे। तो जैन से लेके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल हमारे पास 11 मंथ्स है। तो 11 मंथ्स में देखिए प्रिपरेशन का क्या है, आपको जो सिलेबस कवर करना है, आप कोशिश करो कि ये जून मैंने एक्स्ट्रा एक ले लिया, मैं मई लेना चाह रहा था लेकिन ले लिया मैंने, ठीक है। जून तक आप कोशिश करो कि जून तक आपका सिलेबस पूरा 100% कवर हो जाए, ठीक है। और अगर 100% कवर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस ये रखो दिमाग में कि 70 एक रेंज में देता हूँ, 70 to 100% सिलेबस कवर हो, 70 to 100 सिलेबस परसेंट आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस कवर होने का पीरियड है। अब आपको मॉक्स कब से देने हैं और मॉक्स क्यों देने हैं, मैं यही बताना चाहूंगा कि मॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। बिना मॉक्स के हो सकता है किसी बच्चे का हो जाए लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। मॉक्स बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट वाले में जिसमें मैं मिस्टेक्स टू अवॉइड बताऊंगा तो उसमें अपनी ये गलती बताऊंगा जो मैंने की थी। तो जो मॉक्स आपको स्टार्ट करने हैं, आप जुलाई से स्टार्ट करो, जुलाई से अपने मॉक स्टार्ट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और टारगेट लेके चलो कि आप हफ्ते में इसके मिड से स्टार्ट करो, जून के मिड से। जून के मिड से स्टार्ट करो तो 15 दिन आपके पास यहाँ होंगे, फिर 30 दिन रफ आप मान लो हर महीने में कि 30 दिन रफली हम मान के चलते हैं। और नवंबर में आपके पास 30 नहीं 20 डेज होंगे क्योंकि 24 26 ऐसे पेपर हो जाते हैं। तो आप मान के चलो कि इधर जून वाले महीने में आपको 2 मॉक्स देने हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो और 2 मॉक्स, और यहाँ पे आप मान लो कि हर हफ्ते आपको एक मॉक देना है, तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 4 मॉक्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप बढ़ा दो, यहाँ पे आप बीच में एडजस्ट करो, यहाँ पे आप 6 मॉक्स लेके आओ, और यहाँ पे आप और बढ़ाओ, यहाँ पे आप 8 मॉक्स दो। और अक्टूबर वाले महीने में फिर इन सब में आपको मॉक्स जितने आप दे सकते हो तो आप बढ़ाते जाओ 2-2 पे, या और ज्यादा आप कर सकते हो अगर आप इतने कर पा रहे हो, तो आप मॉक्स बढ़ाते जाओ, 10 मॉक्स पे चले जा सकते हो। और फिर लास्ट वाले महीने में भी मॉक्स देते रहो,
मॉक्स ही देने हैं आपको, जितने आप दे सकते हो, इसके लिए मैंने कोई फिगर नहीं डाला हुआ है। तो एक ये रफ फिगर है, आप इसमें ऑल्टर भी कर सकते हो अपना प्लस माइनस जितना आपको सही लगे। तो इस तरीके से चल रहे हो तो आपके कितने यहाँ पे 30 मॉक्स हो जा रहे हैं, 30 प्लस मॉक्स आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ सेक्शनल भी देने पड़ेंगे, जैसे वीआरसी का सेक्शनल दे दिया, या कभी एलआर का दे दिया, और या फिर क्यूए का दे दिया, जो आपको लग रहा है कि हाँ आपको जरूरत पड़ रही है, वो सेक्शनल भी आप देते रहो। तो इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो बेसिकली ये वाला जो पीरियड होगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवरेज हो जाएगा। आपने इसमें पूरा सिलेबस कवर कर लिया, पूरा नहीं तो अपनी रेंज हो गई 70% से 100% तक, ये हो गया। और ये सारे जो महीने हैं, इसमें हमें सिलेबस भी कवर करना है, जो बचा हुआ है रिवाइज भी करना है, और मॉक्स भी देने हैं, और ये शेड्यूल हमें फॉलो करना है। फिर आते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या क्या मिस्टेक अवॉइड कर रही है? सबसे पहली जो मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आप सिलेबस के पीछे भागते रहो। ठीक है, कि जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आपको अपना मंथली ये करना, मतलब मंथली आपका प्लान होना चाहिए, 70 से 100% सिलेबस यहाँ तक कवर हो रहा है। उसके बाद जून के मिड में आपको मॉक्स देना शुरू कर देना। आपका ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपका जून तक सिलेबस इतना कवर नहीं हुआ, आप इस रेंज में नहीं आ रहे हो, 70 से कम पे आ रहे हो, तो कोई ये मत करना कि मॉक्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि मॉक्स देना बहुत जरूरी है। मॉक्स देते हो ना तो एक आपका दिमाग उस 2 घंटे के लिए टाइम के लिए डेवलप होता है, या 2 घंटे मुझे प्रेशर झेलना है, इसलिए वो डेवलप होता है, और वो बहुत जरूरी है कि वो उस स्टेट में माइंड जाए, सोचे, मतलब उस 2 घंटे के प्रेशर में दिमाग काम करना सीखे। और वो ऐसे नहीं सीखेगा कि एक बार मॉक दे दिया सीख गए, वो आपको, मतलब जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होंगे मेरी तरह, उनको टाइम लगेगा वो करने में। तो आप सिलेबस पूरा ये मत करना कि आपकी ये मिस्टेक हो कि आप पूरा सिलेबस कवर करने में लगे हो, ऐसा नहीं, आपको मॉक्स देने ही है। अब मैं अगर अपने बताऊं तो मैंने जब कैट 2023 दिया था, तो उसमें बहुत मैंने कम मॉक दिए थे, मतलब बेसिकली आई गेव ओनली अराउंड 3 to 5 mocks, that too I hadn't analyzed the, मतलब मैंने एनालाइज नहीं किया था उस समय। मैंने अपनी गलतियां नहीं देखी थी कि मैंने गलतियां उस समय क्या की थी। मतलब मैंने मॉक दिया और लैपटॉप बंद, बस यही होता था पूरा मेरा शेड्यूल, मॉक दिया और लैपटॉप बंद। मैं कुछ देखता नहीं था कि क्या मैंने किया है, मैथ्स में कितने बन रहे हैं, इंग्लिश में मेरी क्या गलती है, एलआर में मैंने कहाँ छोटी मिस्टेक कर दी, पॉइंट नहीं पढ़ा या जल्दी में कर दिया, क्या केस नहीं बना, कोई मैं नहीं देखता था। तो ये मेरी गलती थी। लेकिन कैट 2024 में मैंने क्या किया, मेरा सिलेबस तो मेरा कवर था, ऐसा नहीं था मेरा सिलेबस कवर नहीं था। तो मैंने भर भर के ऐसे मॉक दिए होंगे, मैं अपनी मॉक की शीट्स भी आपको स्कोर्स भी शेयर करूंगा, मेरे मॉक स्कोर्स क्या रहते थे। तो मैंने अराउंड इसमें अगर कम से कम 50 to 60 मॉक्स तो दिए ही हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो 50-60 तो मैंने रफ माना, उससे ज्यादा ही होंगे मुझे पता है, 50-60 मॉक्स मैंने दिए हैं। और इसके साथ मैंने एनालाइज भी किया है कि हाँ भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है, किस तरह के क्वेश्चंस में मैंने गलती की है, जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में मैंने क्या गलती की है, और फिर उसके सॉल्यूशन पे भी वर्क किया है। तब जाके जो मेरा ग्राफ है, मतलब पहले मॉक से लेके फिर जाके 50-60 मॉक तक मेरा ग्राफ बढ़ता रहा है। कि मतलब हाँ, पहले कुछ कम, मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए, मेरे इनफैक्ट बाद में भी कई बार कम मार्क्स आए, लेकिन एक वो था, एक लेवल था जो मैंने अचीव कर लिया था कि हाँ इससे नीचे तो मेरा स्कोर नहीं जा रहा है हर बार। तो मैं खुश था कि हाँ भाई अपना, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो मुझे मॉक्स में दिख रहा है। ये मिस्टेक है, जो आपको सिलेबस कवर करने में नहीं भागना है और आपको मॉक्स देने हैं। और दूसरी चीज है जो मॉक्स का स्कोर आएगा, सेकंड चीज है जो मॉक्स का स्कोर आएगा, वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मॉक्स का स्कोर पहले लो ही रहेगा, सबका कम रहेगा, कोई ऐसा तुर्रम खान नहीं है कि जिसका बहुत ज्यादा हो जाए। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, लेकिन हम जो जनरली स्टूडेंट्स हैं, हमारा बेसिकली कम ही रहने वाला है स्कोर। लेकिन वो टाइम के साथ मॉक्स का स्कोर पहले वो मॉडरेट पे जाएगा, मीडियम होगा, और फिर वो हाई भी होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप 20-30 की रेंज में स्कोर करोगे स्टार्टिंग में, फिर आप कर करके मिस्टेक्स जब एनालाइज करोगे 40-50 तक पहुंच जाओगे, फिर एक जो आप करते करते पहुंचोगे, फिर 70 से 90 वाली रेंज में भी पहुंच जाओगे। तो ये होगा, इसमें समय लगेगा, इसलिए हमने इतना टाइम पीरियड लिया हुआ है मॉक्स का, कि इस फर्स्ट मॉक से लेके ये पूरे 30+ मॉक्स तक, ये आपका ये पूरी साइकिल आप कवर करो। तो ये मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने हैं यहाँ पे। आखिरी फिर, बी कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपको हर बार कंसिस्टेंट रहना ही है, कि मतलब ये जो हमने साइकिल डिस्कस की है जनवरी से लेके नवंबर तक की, ये आपको पूरी तरह से फॉलो करनी है, कहीं ये साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बार पढ़ाई का लिंक टूट जाता है तो काफी दिक्कत होती है उसमें फिर से आने की।
तो कंसिस्टेंट रहना है और खुद पे बिलीव करना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। हाँ भाई, प्रिपरेशन भी चल रही है, सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, मॉक्स भी दे रहे हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है। देख, ठीक है, एक्सेप्ट करना है जो भी है, लेकिन अपनी पढ़ाई उससे अफेक्ट नहीं करनी, कंटिन्यू करना है और पढ़ते रहना है। बाकी कुछ भी हो तो मैं तो हूँ ही, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जब भी मन करे आप जो पूछना है पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके देना, कमेंट कर लेना अगर कुछ भी डाउट हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।